Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन को देख रहे थे पिछले क्लास के अंदर एनसीईआरटी के टॉपिक्स के अंदर, जहां पे मैं आपको पढ़ा रहा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, उसके पीछे क्या क्या कारण थे। तो उसी को ही आज के क्लास के अंदर फिर से कंटिन्यू करेंगे। बट एज ऑलवेज जो लोग ये प्लेटफॉर्म के ऊपर नए नए जुड़ रहे हैं उनको थोड़ा बहुत मेरे बारे में बता देता हूँ। 7 साल से पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, मेरे कोर सब्जेक्ट्स है, राइट फ्रॉम जीएस टू ऑप्शनल लेवल। और आपके साथ यहाँ पे अनअकैडमी प्लस के ऊपर भी मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, इंक्लूडिंग द आर्ट एंड कल्चर एंड द वर्ल्ड एंड द पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो पूरा जो हिस्ट्री का जो पैकेज है वो यहाँ पे मैं आपको अनअकैडमी के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के साथ हमारे साथ एनसीईआरटी करिए। बट यूपीएससी इज ऑल्सो बियॉन्ड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो आपके फाउंडेशन में काम में आएगी, एनसीईआरटी के ऊपर भी आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होगी। तो जो ऊपर के टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं उसके लिए मैं आपको कहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हो ऑन द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज द अनअकैडमी। अनअकैडमी के ऊपर इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, उन्हीं में से ही मैं भी आपको यहाँ पे पढ़ाने वो मिल जाऊंगा। आई विल बी टेकिंग माय कोर्स ऑन द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। 25 अगस्त से मैं शुरू कर रहा हूँ, यानी कि कल से। और डेली 2 आवर्स के सेशन रहेंगे हम लोग, और सितंबर एंड तक आते आते इसको कंक्लूड करेंगे। तो मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप मेरे कॉम्प्रिहेंसिव एंशिएंट हिस्ट्री का जो कोर्स है उसके अंदर अटेंड करिए एंड यू टेक द मैक्सिमम एडवांटेज एंड बेनिफिट आउट ऑफ दैट, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी फायदे कारक होगा व्हेन वी सी द होल प्रिपरेशन जर्नी। मैं अनअकैडमी के ऊपर यहाँ पे स्पेशल क्लासेस भी लेता हूँ, और आज रात को 8 बजे टुडे 8 PM आई गॉट अ स्पेशल क्लास ऑन द मॉडर्न हिस्ट्री। ये पार्ट 3 है आज का क्लास जो है, इसके अंदर हम लोग तीसरा पार्ट कर रहे हैं। और हम लोग आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर जो एमसीक्यूज कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। 1 घंटे का सेशन है आज। इसके पहले मैंने 1.5 घंटे के 2 सेशन लिए हुए 90 मिनट्स के। तो मैं आपको कहूंगा कि आप आइए, ये फ्री क्लास है, इट्स अ फ्री क्लास। इनफैक्ट इसको स्पेशल क्लास के रूप में पहचाना गया है, और इसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं पे करनी है। ये आप आ सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो मेरे साथ, कमेंट बॉक्स के अंदर जो भी आपके डाउट्स है वो भी शेयर कर सकते हो। मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़िए ऑन दी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। डेली क्लासेस मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिल जाएंगे, आपको टॉप मोस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे। अनअकैडमी के ऊपर जुड़ने के साथ साथ आपको एक एडवांटेज ये होगा कि मेरे हिस्ट्री के जितने भी कोर्सेज है वो आप अटेंड कर पाओगे, और मेरे अलावा जितने भी एजुकेटर्स अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं उन सब के क्लासेस भी आप अटेंड कर पाओगे। याद रखेगा कि 1 सब्सक्रिप्शन ऑल सब्जेक्ट्स का कंसेप्ट यहाँ पे मिलता है। मतलब एक सब्सक्रिप्शन लेना है, जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हो उन सब के क्लासेस आप देख पाओगे। जितने भी एजुकेटर्स है, जितने भी न्यू कोर्सेज और प्रीवियस रिकॉर्डेड कोर्सेज जो है वो भी आप देख पाओगे। ठीक है, तो अनलिमिटेड टाइम आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि 1 बार 2 बार या 3 बार देखने की अनुमति है आपको। यू कैन सी इट मल्टीपल टाइम्स। इट्स अप टू यू कि आप कितनी बार देखना चाहोगे। मेरे जितने भी हिस्ट्री के स्लाइड्स और कोर्स मटेरियल है वो भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं आपको कहूँगा कि आप जुड़िए। जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। वेबसाइट के थ्रू भी पढ़ सकते हो, पर आई विल सजेस्ट कि आप लर्निंग ऐप के द्वारा ही पढ़ लो। डायरेक्टली ऐप स्टोर, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, और फिर यूपीएससी सीएसई को गोल चूज करते हुए सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको 2 ऑप्शन अवेलेबल होंगे, एक तो प्लस और दूसरा आइकॉनिक। आइकॉनिक में एडवांटेज ये है कि आपको यहाँ पे पर्सनल कोच मिल जाता है। एक ऐसी फैसिलिटी जो अनअकैडमी दे रहा है आज की तारीख के ऊपर, जहाँ पे एक एजुकेटर के रूप में तो मैं आपके साथ कनेक्टेड होऊंगा, बट एक एक्सपीरियंस आपके साथ एक टीचर होंगे जो आपको और गाइड करेंगे इन योर डे टू डे आंसर राइटिंग, इंक्लूडिंग योर मेन्स आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर। इन सब चीज़ों में आपको पर्सनल कोच की फैसिलिटी अवेलेबल की जाएगी। तो ये आप यूज़ कर सकते हो वाइल यूजिंग द सब्सक्रिप्शन। आप जब सब्सक्रिप्शन ले रहे हो ऑलवेज यूज द कोड PN Live। PN Live कोड यूज़ करिएगा और आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। यू विल गेट 10% डिस्काउंट फॉर द सेम। उसी तौर के ऊपर 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा और PN Live कोड यूज करिएगा, आपको यहाँ पे भी 10% डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोड को मत भूलिएगा। प्लीज यूज दिस कोड PN Live व्हाइल टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है फॉर 1 ईयर, 2 ईयर्स, 10 मंथ्स, 6 मंथ्स के आसपास, 3 मंथ्स के आसपास। मैं आपको कहूंगा कि आप 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लीजिए। प्लीज टेक द 1 ईयर सब्सक्रिप्शन। द रीजन 1 ईयर सब्सक्रिप्शन इसके लिए क्योंकि 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में आपका फाउंडेशन भी हो जाएगा, मेरे जितने भी लाइव क्लासेस है वो भी आप अटेंड कर पाओगे। और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको क्या करना है, 44,000 है, बट आफ्टर यूजिंग द रेफरल कोड PN Live आपका 39,600 हो जाएगा। इसी के अंदर भी आपको एक और एडवांटेज ये है कि आपको EMI ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। एक्चुअली प्लस और आइकॉनिक में दोनों में EMI ऑप्शन अवेलेबल है, सो यू कैन गो फॉर द EMI ऑप्शंस। आप कार्ड के थ्रू पेमेंट करो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, या सिलेक्ट चैनल्स के बैंकिंग के द्वारा, तो भी आपको EMI ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो यू कैन थिंक अबाउट दिस। आप दोनों के ऊपर इसके ऊपर प्लान कर सकते हो। PN Live कोड यूज करिएगा जरूर से। और आज रात को 8 बजे मेरा स्पेशल क्लास है
ऑन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री थ्रू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑन एन एवरेज 15-20 क्वेश्चन 1-1.5 घंटे में डिस्कस होते हैं। आज 8 बजे है, टुडे 8 PM आई गॉट अ क्लास, स्पेशल क्लास। ठीक है, तो आप इसको भी जोड़ सकते हो, बहुत मजा आएगी। चलिए आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी के टॉपिक्स को। और हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को शुरू किया था। अब एज ऑलवेज फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको जो भी पढ़ाता हूँ टाइमलाइन अप्रोच से पढ़ाता हूँ। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर फ्रांस की क्रांति की पूरी टाइमलाइन बता दी थी। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द टाइमलाइन अप्रोच ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और जब मैं आपको प्रीवियस क्लास के अंदर फ्रांस की रिवॉल्यूशन की टाइमलाइन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि फ्रांस की क्रांति क्यों होती है। तो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब होती है? 1789 में इसकी शुरुआत होगी। और 1789 में हमने देखा था कि कैसे पब्लिक ने राजा के सामने विद्रोह कर दिया और उसके कारण फ्रांस की क्रांति हुई। तो एक प्रश्न हमने ये देख लिया था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि हाउ द पीपल रिवोल्टेड अगेंस्ट द किंग। उसके बाद हमने देखने की कोशिश की थी कि 1791 में फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनता है। क्या बनता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनता है। और फ्रांस पूर्ण रूप से हम लोग देखते हैं कि संवैधानिक रूप से राजाशाही में कन्वर्ट हो गया। हमने ये भी डिस्कस किया। उसके बाद समय आगे चलता गया और 1792 के आसपास का पीरियड आया। 1792 में हमने समझने की कोशिश की कि फ्रांस रिपब्लिक बन गया। और रिपब्लिक बनने के बाद फ्रांस के अंदर पूरी तरह से राजाशाही को अबॉलिश कर दिया गया। ये वो दौरान था जब हमको देखने को मिलता है कि फ्रांस के अंदर रीन ऑफ टेरर हो जाता है। रीन ऑफ टेरर का मतलब क्या है कि एक जैकोबिन्स करके एक जो क्लब थे वो पावर के ऊपर आएंगे। और ये जो जैकोबिन्स करके जो क्लब हुआ करता था, इसने पूरी तरह से सत्यानाश कर दिया था फ्रांस के ऊपर। 1795 तक आते आते हमने ये समझने की कोशिश की थी कि फ्रांस के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डायरेक्टरी करके एक फोर्स पावर के ऊपर आएगी। ये 5 लोग थे जिन्होंने फ्रांस के अंदर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। और 1799 में ये डायरेक्टरी को टॉपल करके हमको देखने को मिलता है कि नेपोलियन करके एक जो किंग हुआ करता था, कौन था? नेपोलियन करके, जो फ्रांस के अंदर आर्मी का एक जनरल था, वो इनफैक्ट पावर के ऊपर आएगा। ये नेपोलियन 1804 के अंदर अपने आप को एम्परर के रूप में एस्टैब्लिश करता है। और एम्परर के रूप में एस्टैब्लिश करने के बाद हमने देखा कि 1815 के अंदर फाइनली क्या देखने को मिलता है? वाटरलू की लड़ाई होने के बाद, किसकी लड़ाई होने के बाद? वाटरलू की लड़ाई के बाद फाइनली वी सी नेपोलियन का डिक्लाइन होने की शुरुआत होगी। ठीक है, तो इतना पॉइंट हमने पढ़ा था। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप दिस मच पॉइंट। और मैंने आपको बहुत डिटेल वे के अंदर समझाने की कोशिश की थी कि कैसे आपका जो नेपोलियन जो था, वो नेपोलियन के कारण क्या क्या घटनाएं हो जाती है, हाउ थिंग्स विल चेंज। और मैंने आपको ये भी समझाने की कोशिश की कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ फ्रांस के क्रांति के अंदर। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रांस की क्रांति जो है वो फर्दर डेवलपमेंट क्या आगे करेगी, व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस एंड हाउ द इवोल्यूशन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन विल टेक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए, फ्रांस की क्रांति के ऊपर से 3-4 प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हम लोग क्वेश्चंस के सेंट्रिक ही डिस्कस करने वाले हैं। और मैंने आपको ये पूरा का पूरा जो फ्रांस की क्रांति का जो इतिहास था उसको बहुत डिटेल वे के अंदर समझाया हुआ है। प्रीवियस क्लासेस को देखेगा, आपको समझ में आ जाएगा हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या आते थे। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि व्हाई द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस। ठीक है, फ्रांस के अंदर क्रांति क्यों हुई, ये क्वेश्चन आपने इनफैक्ट मैंने डिस्कस कर दिया था। पूरा रीजंस के बारे में मैंने पूरा बहुत डिटेल वे के अंदर आपको समझाने की कोशिश की थी कि फ्रांस के अंदर क्रांति होने के कारण क्या थे। उसके बाद जब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वी विल सी द सेकंड क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए कि जैकोबिन्स का क्या रोल हुआ करता था, व्हाट वाज द रोल ऑफ जैकोबिन्स इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उसके बाद तीसरा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, वो है रोल ऑफ नेपोलियन। और मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि नेपोलियन का क्या रोल रहा है और नेपोलियन कैसे एक रूलर के रूप में 1799 से लेके 1815 तक फ्रांस के ऊपर अपना तरखाट मचाएगा। ये भी हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा। यहाँ से एक स्टेप आगे चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से आता है वो है रोल ऑफ वुमेन इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और मैंने आपको बताया था कि फ्रांस की क्रांति के अंदर स्त्रियों का योगदान क्या हुआ करता था। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने ये दोनों टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया और मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे इनफैक्ट वुमेन का कंट्रीब्यूशन फ्रांस की क्रांति के अंदर होता है, क्यों वुमेन पार्टिसिपेशन एक बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट था फ्रांस की क्रांति के लिए और दुनिया के लिए, क्योंकि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी खाली अकेले पुरुषों के लिए नहीं थी। इट वाज नॉट ओनली फॉर द मेन, इट ऑल्सो इंक्लूडेड द वुमेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एज वेल। बट खैर उनको राइट्स नहीं मिलते हैं, एक ये बड़ा ऑप्शन, एक इनफैक्ट इश्यू भी क्रिएट होता है। इसके अलावा हम लोग जब देखते हैं 1, 2, 3, 4 के बाद एक जो 5वां पॉइंट हम लोग जब समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से ये आता है अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी का एक प्रश्न आता है। अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी का मतलब क्या है
कि फ्रांस में जब क्रांति हुई उसके बाद आपकी गुलामी प्रथा का क्या होगा, ठीक है। इंक्लूडिंग हम लोग जब समझने की कोशिश करेंगे तो हमको देखने को मिलता है कि किस तरह से फ्रांस की क्रांति पूरी तरह से दुनिया को एक नई दिशा देगी। और नई दिशा के साथ साथ जब हम लोग फ्रांस की क्रांति की बात करेंगे तो हमको ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरह से डेवलपमेंट आगे चल जाती है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी घटनाएं चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग इनफैक्ट उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, एक टेक्निकल एरर है, ठीक है, मैं एक ही मिनट। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि फ्रांस की क्रांति में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि फ्रांस की क्रांति जब होती है, तो अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, रोल ऑफ वुमेन, रोल ऑफ नेपोलियन, जेकोबिन्स का क्या इंपॉर्टेंस था, और इन सब के अंतर्गत मैंने आपको समझाने की कोशिश की, कि फ्रांस की क्रांति जब होती है, फ्रांस की क्रांति जब पूर्ण रूप से जब आगे चलेगी, तब इनफैक्ट दुनिया को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की जाती है। अब देखिए क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि द रोल ऑफ स्लेवरी का मतलब क्या है, कि इनफैक्ट गुलामी प्रथा जब होती है, तो गुलामी प्रथा किस तरह से इनफैक्ट फ्रांस के अंदर अबॉलिश की जाएगी, उसके अंदर देखेंगे। एक और प्रश्न आता है, वो है लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्या कहते हैं? लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस की क्रांति का क्या लेगेसी रहा है, दुनिया को क्या समझाया गया है, उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए, यू शुड नो बोथ दिस पॉइंट्स, और आपको आइडिया होना चाहिए कि फ्रांस की क्रांति के अंदर किस किस प्रकार की घटनाएं हो जाती है। अब देखिए व्हाट इज हैपनिंग, हमको क्या देखने को मिलता है कि फ्रांस की क्रांति के अंदर बहुत सारी घटनाएं हुई, और हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन कि किस तरह से फ्रांस की जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होती है, वो फ्रांस के जो इंपॉर्टेंस हुए हैं, उसमें ये 3 प्रकार के क्वेश्चंस, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड को फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या समझाया है, वो टॉपिक के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। सो आई विल टेक यू टू द सेम टॉपिक। मैं डायरेक्टली आपको वही टॉपिक के ऊपर लेके जाना चाहूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे फ्रांस की क्रांति जो है वो आपकी पूरी दुनिया को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश करेगी। इट विल ट्राई टू गिव यू अ न्यू डायरेक्शन, और उसी के ऊपर चले जाएंगे। लेट अस ट्राई टू सी कि द बर्निंग इश्यूज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब देखिए हम लोग ने है ना प्रीवियस क्लास के अंदर ये 3-4 टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया था, उसमें वुमेन का एक कंट्रीब्यूशन देख लिया था। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन जो एक और उभर के आए हैं, एक आया है द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हाउ डिड द रिवॉल्यूशन इंपैक्टेड द एवरीडे लाइफ, और तीसरा क्वेश्चन है इंपैक्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑन द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया के ऊपर फ्रांस की क्रांति ने क्या असर दिया है, किस तरह से फ्रांस की क्रांति ने इनफैक्ट पूरी तरह से सोसाइटी को इंपैक्ट किया है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन की विल बी इंपैक्टिंग द वर्ल्ड, ठीक है, पूरी दुनिया को फ्रांस की क्रांति कैसे इंपैक्ट करेगी, उन सब पॉइंट्स के ऊपर चले जाते हैं। वुमेन का कंट्रीब्यूशन मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा दिया था। अब समझने की कोशिश करते हैं वो है फ्रांस की क्रांति का इंपैक्ट स्लेवरी सिस्टम के ऊपर क्या रहता है। अब देखिए याद करिए आप प्रीवियस क्लासेस को, इफ यू आर एबल टू रिकॉल द प्रीवियस क्लासेस, तो मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की थी
मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि फ्रांस की क्रांति का इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर क्या होगा, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, सो जब हम लोग फ्रांस की क्रांति का इम्पैक्ट देखते हैं, तो अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट था। अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्योंकि अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी के बाद फ्रांस ने पूरी तरह से दुनिया को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की और समझाने की कोशिश की कि फ्रांस कैसे आगे चलेगा। ठीक है, तो हम लोग जब फ्रांस की क्रांति की बात करेंगे तो फ्रांस के अंदर अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी का क्या सिग्निफिकेंस है, तो हम लोग को इसके बारे में जानकारी मिलती है कि फ्रांस ने पूरी तरह से दुनिया को इनफैक्ट स्लेवरी सिस्टम अबॉलिश करने के लिए जानकारी दी। अब देखिए स्लेवरी सिस्टम का क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ स्लेवरी सिस्टम। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर थोड़ा बहुत बताया था कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी, सोसाइटी कैसी हुआ करती थी, व्हाट वाज द सोसाइटी ऑफ द फ्रांस की सोसाइटी कैसी हुआ करती थी। तो जब हम लोग फ्रांस की सोसाइटी की बात करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द फ्रांस सोसाइटी, तो हमको क्या जानकारी मिलती है, फ्रांस की सोसाइटी में 3 एस्टेट हुआ करते थे। द फर्स्ट एस्टेट, उसके बाद देखते हैं सेकंड एस्टेट और उसके बाद देखते हैं थर्ड एस्टेट। किसका? फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। ये तीनों के तीनों एस्टेट की जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें जो थर्ड एस्टेट वाले जो लोग थे वो लोग बेचारे बहुत ही खराब कंडीशन में थे और उनके साथ बहुत सारा भेदभाव भी होता था। स्लेवरी सिस्टम में गुलामी प्रथा चलती थी, जिसके अंतर्गत हमको देखने को मिलता है कि एक बंदा जो है जिसको स्लेव के रूप में कंसिडर किया जाएगा, अ पर्सन विल बी कंसिडर एज अ स्लेव, और उसको गुलाम के रूप में कंसिडर करने के कारण उसके ऊपर जो इसका मालिक हुआ करता था, इसका जो ओनर था, वो ओनर कहीं ना कहीं इसका एक्सप्लॉयटेशन करेगा। समझ में आया आपको? ठीक है, तो वी सी कि स्लेवरी यूज्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। एक्चुअली ये स्लेवरी सिस्टम एक ऐसा समाज का भाग है जिसे हम लोग फ्यूडल सोसाइटी के पार्ट के रूप में कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इट इज कंसिडर्ड टू बी ए फ्यूडल सोसाइटी। फ्यूडल सोसाइटी क्यों कहते हैं? फ्यूडल सोसाइटी इसके लिए क्योंकि कोई भी वर्ग जो सामंत वर्ग होता है, कोई भी समाज जो सामंत समाज होगा, तो उसके अंतर्गत हमको जानकारी मिलती है कि कैसे समाज व्यवस्था आपकी बदलती है। अब देखिए सामंत समाज की जब हम लोग बात करेंगे, व्हेन वी ट्राई टू सी द सामंती सिस्टम, जो हम लोग इनफैक्ट है ना जो सोशली बात करते हैं, तो उसके अंदर क्या लिखी जाती है, उसमें स्लेवरी सिस्टम के बारे में लिखा गया। अब देखो पहले क्या था कि लोगों को बंधुआ मजदूर बना किया जाता था, अलग अलग जगह पे काम करने के लिए भेजा जाता था, बहुत सारी चीजें हमको इसके अंदर से मिलते रहेगी। तो जो फ्रांस की सोसाइटी थी उसमें स्लेवरी सिस्टम पहले एग्जिस्ट किया करती थी। अब फ्रांस में जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया? जब आपका इनफैक्ट 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, तो उस दौरान स्लेवरी सिस्टम को एग्जिस्ट किया जाता था और स्लेवरी सिस्टम को पूर्ण रूप से अबॉलिश नहीं किया गया था। स्लेवरी सिस्टम वाज स्टिल अबॉलिश, ठीक है, इट वाज स्टिल वर्किंग। 1792 तक आते आते 1792 तक आते आते जब फ्रांस पूरी तरह से गणतांत्रिक कन्वर्ट हो जाता है, रिपब्लिक में कन्वर्ट हो गया, और जैकोबिन्स जब पावर के ऊपर आए, उन्होंने इनफैक्ट स्लेवरी सिस्टम को हटा दिया। ठीक है, अब आप समझने की कोशिश करोगे तो एनसीईआरटी क्या लिखती है स्लेवरी सिस्टम के बारे में, उसको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। One of the most revolutionary social reforms of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये शब्द बोल रहा है कॉलोनीज। कॉलोनीज का मतलब क्या होता है? इनफैक्ट फ्रांस ने दुनिया के अलग अलग कोनों के ऊपर दुनिया के अलग अलग एरियाज को कैप्चर करके रखा था, और उस दौरान इनफैक्ट जो वेस्ट इंडीज वाला जो रीजन है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैरिबियन आइलैंड के रूप में पहचानते हैं। आपने देखा होगा ट्रिनिडाड एंड टोबैगो है, जमैका है, मार्टिनिक है, ग्वाडलोप है, सैन डोमिनिगो है। ठीक है, ये वो सब एरियाज है जहां पे यूरोपियंस ने आके कैप्चर किया था। ठीक है, कैरिबियन आइलैंड्स आपने नाम सुना होगा साहब, ये वो जगह है जो आपको अटलांटिक के अंदर मिलेगी, मतलब साउदर्न साइड के अंदर। और मूलभूत रूप से अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे यूरोपियन कॉलोनाइजेशन बहुत बड़ी मात्रा में शुरू हो गया था। अब ये सब जगह थी जो फ्रेंच कॉलोनीज थी, जहां पे गुलामी प्रथा चलती थी। वहां के जो नेटिव लोग थे उनको पकड़ के इनफैक्ट है ना गुलाम बना दिया जाता था। इसके बारे में लिखा गया है कि दे वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ द कमोडिटीज सच एज द टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी। ये सब जगह के ऊपर आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर चलता था। क्या चलता था? प्लांटेशन एग्रीकल्चर चलता था। एंड बिकॉज ये सब एरियाज के अंदर प्लांटेशन एग्रीकल्चर चलता था, तो आपको लेबर की जरूरत पड़ती थी। किसकी जरूरत पड़ती थी? लेबर की जरूरत पड़ती थी। लेबर का मतलब क्या है कि भाई मजदूर। अब देखिए लेबर कहां से लेके आओगे? अगर आपको इन सब खेती के अंदर आपको लेबर की जरूरत पड़ती है तो यू आर सपोज टू टेक द लेबर फ्रॉम योर ओन लैंड। मतलब फ्रांस के जो लोग थे, जो यूरोप के लोग थे, दे वर नॉट रेडी टू गो टू दी फार अवे कंट्रीज। ये लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग दूर दराज के विस्तार में जाके इनफैक्ट वहां पे हम लोग प्लांटेशन एग्रीकल्चर में भाग ले। प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? तो स्टैंडर्ड 8 के एनसीईआरटी के अंदर मैंने आपको समझाया हुआ है व्हाट इज द प्लांटेशन एग्रीकल्चर ऑल अबाउट। जहां पे कमर्शियल फार्मिंग की शुरुआत हो जाएगी
कमर्शियल फार्मिंग की शुरुआत होगी। और ये जो कमर्शियल फार्मिंग था, इसी के ही अंतर्गत हमको देखने को मिलता है कि स्लेवरी सिस्टम की आपका डेवलपमेंट बहुत बड़ी मात्रा में होगा। अब जब स्लेवरी सिस्टम की शुरुआत क्यों होगी, क्योंकि लेबर आपके पास लोकली अवेलेबल था, उनको कह दिया गया कि तुम हमारे गुलाम हो, तुमको हमारे लिए काम करना है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, बहुत सारे जो स्लेव्स थे इनको अफ्रीका से उठा के लेके आते थे और इनको अमेरिका के अंदर लेके जाया करते थे। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा बहुत वर्ल्ड का मैपिंग समझाने की कोशिश करूंगा। और स्लेवरी सिस्टम इनफैक्ट फ्रांस की क्रांति के बाद पूर्ण रूप से अबॉलिश करने की जो मांग की गई है वो ये जैकोबिन्स करते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सो व्हेनेवर वी सी द मैप, जब हम लोग मैप को देखते हैं, दुनिया के मैप को देखते हैं, तो दुनिया के मैप को जब हम लोग समझते हैं तो ये आपका अमेरिका है, ठीक है। और जब हम लोग अमेरिका की बात करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द अमेरिकास, जब हम लोग अमेरिकास को समझेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको नक्शा दिखेगा। उसी के बाद हम लोग जब यूरोप की बात करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूरोप, तो यूरोप कुछ इस प्रकार से दिखता है। और नीचे हमको क्या मिलेगा साहब, ठीक है, हमको अफ्रीका मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है। सो वी फाइंड अफ्रीका ओवर हियर, यहाँ पे नीचे की साइड के ऊपर हमको क्या मिल जाता है साहब, अफ्रीका मिल जाता है। अफ्रीका इज सिमिलर टू दिस, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है साहब, ठीक है। अब व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो यूरोप है, ये यूरोप के ये जो जगह है, यहाँ से पुर्तगाल है, स्पेन है, फिर ये आपका इंग्लैंड आ जाएगा, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट है ना। अब स्टोरी क्या चलती है, व्हाट इज द स्टोरी एट दैट टाइम, ये आपके वहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज है जिसे हम लोग कहते हैं कैरिबियन कंट्रीज। क्या कहते हैं, कैरिबियन कंट्रीज, ठीक है। ये यूरोप वाला रीजन है और ये अफ्रीका का रीजन है, दिस इज अफ्रीका, गेटिंग माय पॉइंट। और फिर यहाँ कहीं पे आपका क्या आएगा साहब, इंडिया आएगा, इंडिया इज समवेयर ओवर हियर, ठीक है। तो इस तरह से आपकी दुनिया का मैप चलता है, द होल वर्ल्ड मैप गोज लाइक दिस। दिस इज द साउथ अमेरिका, दिस इज द साउथ अमेरिका एंड दिस इज द नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, दिस इज द नॉर्थ अमेरिका, गेटिंग माय पॉइंट। अब देखिए क्या हो रहा है, फ्रांस जो है, फ्रांस इज समवेयर ओवर हियर, फ्रांस यहाँ पे कहीं पे है यूरोप के अंदर। और जब हम लोग फ्रांस की बात करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द फ्रांस, तो फ्रांस के लोग ने इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सारी कॉलोनीज बना के रखी थी। दे हैड क्रिएटेड मल्टीपल कॉलोनीज ऑल ओवर दी वर्ल्ड। और इन्होंने जब कॉलोनीज बनाई थी तो इनको ये कॉलोनीज के अंदर प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए लेबर चाहिए था। क्या चाहिए था, लेबर चाहिए था। अब लेबर कहाँ से लेके आएंगे, व्हेन दे विल गेट द लेबर फ्रॉम, ठीक है। तो लेबर ये लोग है ना अफ्रीका से लेके आया करते थे, ठीक है। सो दे यूज्ड टू टेक द लेबर फ्रॉम अफ्रीका, और फिर अफ्रीका से ही बहुत सारा गोल्ड जो है वो इस तरह से यूरोप में लेके जाते थे। और अमेरिका के अंदर इनफैक्ट इन लोग का पूरा व्यापार चलता था। तो इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्रायंगुलर ट्रेडिंग प्रैक्टिस की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है, ट्रायंगुलर ट्रेडिंग प्रैक्टिस की शुरुआत होगी, जहां यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में इनफैक्ट व्यापार बढ़ेगा। एक्चुअली दिस इज द पीरियड ऑफ 3G। अगर आप दुनिया का इतिहास थोड़ा बहुत जानते हो तो इसे हम लोग कहते हैं इन द पीरियड ऑफ गॉड, इन द पीरियड ऑफ ग्लोरी एंड इन द पीरियड ऑफ गोल्ड, ठीक है। गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड, ये तीन चीजों के आधार के ऊपर, गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड, इन तीन चीजों के आधार के ऊपर इन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में कॉलोनाइजेशन किया था। और अफ्रीका से बहुत सारे जो गुलाम थे, मजदूर थे, इनको अमेरिका के अंदर लेके गए, ये कैरिबियन आइलैंड्स में लेके गए, यहाँ पे जाके इनको सेटल करा दिया, ठीक है। तो फ्रांस के अंदर क्या हुआ कि जब जैकोबिन्स पावर के ऊपर आए, कौन आए साहब, जैकोबिन्स पावर के ऊपर आते हैं, तो ये जो जैकोबिन्स लोग थे इन्होंने इनफैक्ट किया कि भाई हम फ्रांस के अंदर भी स्लेवरी सिस्टम को अबॉलिश करने की तैयारी करते हैं। और साथों साथ फ्रांस की जो कॉलोनीज थी, फ्रांस के बाहर के विस्तार के अंदर जो उन्होंने कैप्चर करके रखी थी पुराने राजाओं ने, उनके अंदर भी हम लोग ये स्लेवरी सिस्टम को अबॉलिश करेंगे, ठीक है। सो व्हाट डू वी सी कि स्लेवरी सिस्टम इनिशियली काम करती थी। ये स्लेवरी सिस्टम के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है कि यूरोप के लोग मजदूरी करने नहीं जाएंगे, तो अफ्रीका से बहुत सारे मजदूरों को उठा के लेके जाया करते थे। दे यूज टू टेक द लेबर फ्रॉम द अफ्रीका, बहुत सारे लेबर को अफ्रीका से लेके जाया करते थे। और इनफैक्ट ये जो स्लेव ट्रेड है ये 17th सेंचुरी में बिगिन हो गया था। कब हो गया था, 17th सेंचुरी में, ठीक है। अब स्लेवरी सिस्टम के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको इसके अंदर से मिलेगा कि किस तरह से फ्रांस के जो मर्चेंट्स थे उन्होंने स्लेवरी सिस्टम को शुरू किया था और किस तरह से फाइनली उसको एंड किया जाता है, उसके बारे में अब लिखा गया है। अब देखिए क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। जैसा लिखा गया है कि स्लेवरी सिस्टम कैसे शुरू हुआ, ठीक है। पहला तो क्या है, व्हाट इज स्लेवरी सिस्टम, व्हाट इज स्लेवरी सिस्टम, आपको पॉइंट पता होना चाहिए। एंड हाउ इट वाज अबॉलिश्ड, ये अबॉलिश कैसे किया,
ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ से आता है कि हाउ इट स्टार्टेड, ठीक है, इसका ओरिजिन कैसे होता है, हाउ द स्लेवरी सिस्टम हैड ओरिजिनेटेड, इसके बारे में एनसीईआरटी क्या लिखता है उसको समझते हैं। अब क्या लिखता है एनसीईआरटी, फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बॉर्डियो और नांटेस, ठीक है, एक मर्चेंट से, जो फ्रांस के जो मर्चेंट थे, व्यापारी लोग थे, वो नांटेस और बॉर्डियो नाम की जगह से इनफैक्ट सेल किया करते थे, ये लोग अपनी बोट में बैठ के जाया करते थे। वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम द लोकल चिफ्टन्स, मतलब क्या है कि अफ्रीका के अंदर जो स्थानिक राजा थे उनके पास से ये लोग है ना मजदूरों को खरीदते थे, गुलामों को खरीदा करते थे, ठीक है। तो व्हाट दे यूज्ड टू डू कि ये जो अफ्रीका के वाले जो लोकल किंग्स थे, यहाँ से मजदूरों को उठा दिया और उठा के बोट में डाल के फिर क्या हो जाता है, इनको लेके जाया जाता था अक्रॉस द अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो अगर आपको जानकारी होगी तो दिस इज ऑल द अटलांटिक ओशन, आपको नॉलेज होगा साहब, ठीक है, दिस इज ऑल द अटलांटिक ओशन साहब, है ना, ये पूरा का पूरा क्या है, अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ अटलांटिक एंड द साउथ अटलांटिक, ठीक है। तो व्हाट डू वी सी, हमको क्या देखने को मिलता है कि ये पूरा का पूरा जो अटलांटिक ओशन वाला रीजन है, इसके बीच में आपका ट्रेडिंग काफी बड़ी मात्रा में स्लेव्स का हो रहा था उस दौरान, ठीक है। सो बंडल्ड एंड ब्रांडेड एंड शैकल्ड, उनके ऊपर, ठीक है, सिक्का लगा दिया जाता था कि ये मालिक कौन है इसका। द स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली ऑन द शिप्स इन द 3 month लॉन्ग वॉयज अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरिबियन, और इस तरह से इनफैक्ट यहाँ से गुलामों को पकड़ के वहां पे कैरिबियन में प्लांटेशन के जो ओनर्स हुआ करते थे उनके पास लेके जाते थे। अब देखिए, इंडिया से भी बहुत सारे लोगों को लेके गए कि नहीं गए प्लांटेशन सेक्टर में, क्या इंडियन इंडेंचर लेबर गया था कि नहीं गया था, मुझे बताइएगा आप कमेंट सेक्शन के अंदर। मैंने शायद इसके बारे में बता दिया है कि इंडियन इंडेंचर लेबर, क्या कहते हैं, इंडियन इंडेंचर लेबर was also taken to कैरिबियन, इसको भी इनफैक्ट कैरिबियन लेबर के अंदर, कैरिबियन एरियाज में भी लेके जाया जाता था बाय द ब्रिटिश, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो इन्होंने भी बहुत सारे भारतीय मूल के जो भी लेबर थे इनको लेके गए थे इन द कैरिबियन आइलैंड्स, ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा के अंदर। तो वैसे ही फ्रांस के लोगों के साथ किया, तो फ्रांस कि जितने भी यूरोपियन प्लांटर्स थे उन सबको वहां पे बेच दिया जाता था ये गुलामों को। एंड वी सी कि इस तरह से हमको देखने को मिलता है कि स्लेव लेबर जो था वो यूरोप के बाजार के अंदर अलग अलग एग्रीकल्चर के लिए काम आता था, ठीक है। तो खेती कहाँ पे होती थी, द खेती और द एग्रीकल्चर वॉज प्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन, एग्रीकल्चर यहाँ पे होता था, बट इनफैक्ट सामान कहाँ पे जाता था, सप्लाई यहाँ पे होता था। तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि एक ऐसी शासन पद्धति जहां पे फिनिश्ड गुड्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे दोस्त, हम लोग फिनिश्ड गुड्स की बात करेंगे, किसकी, फिनिश्ड गुड्स की जब हम लोग बात करेंगे, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिनिश्ड गुड्स है वो ये इनफैक्ट यूरोप के अंदर भेजे जाते थे, फिनिश्ड गुड्स जो है वो यूरोप के अंदर भेजे जाते थे। यहां से हम लोग देखेंगे क्या जाएगा, सब गोल्ड जाएगा, अफ्रीका से बहुत बड़ी मात्रा में सोना यूरोप के अंदर आपका माइग्रेट हुआ, और ये जो जगह है यहां से जो है वो लेबर जाया करता था, क्या जाया करता था, स्लेव्स जाया करते थे। ऑल द स्लेव्स वर बेसिकली सोल्ड टू दिस अमेरिकन प्लेसेस, और यहाँ पे जो प्लांटेशन सेक्टर के जो भी यूरोपियन लोग थे, बड़े बड़े जमींदार, वो ये गुलामों को खरीद के उनके वहां पे किसान पे खेती कराते थे, ठीक है। तो ये सब घटनाएं आपको इसके अंदर से मिलेगी, और इसी के कारण इनफैक्ट अफ्रीका के अंदर के जो पोर्ट्स हुआ करते थे वहां पे 2 पोर्ट्स के बारे में बात किया गया है। एक पोर्ट का नाम है बॉर्डियो और दूसरे का नाम है नांटेस। क्या लिखा गया है, द प्लेसेस लाइक और द पोर्ट्स लाइक द बॉर्डियो एंड नांटेस owed their economic prosperity to the flourishing slave trade. Throughout the 18th century, there was little criticism of the slavery in France. तो फ्रांस के अंदर स्लेवरी सिस्टम के बारे में किसी ने कुछ ज़्यादा विचार नहीं किया है, और इसी के कारण जब हम लोग स्लेवरी सिस्टम को देखते हैं तो फ्रांस एक क्रांति के रूप में तो बहुत अच्छी सारी चीज़ें बोलेगा। फ्रांस के लोग इनफैक्ट ये बोलेंगे कि देखिए हमने इक्वालिटी ला दी, अगर तुमने इक्वालिटी लाई होती तुमने क्यों गुलामी प्रथा को अबॉलिश नहीं किया। भारत के अंदर जब हम लोग बात करेंगे, जब हमने संविधान लिखा, व्हेन वी रोट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने क्या लिखा इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी रोट आर्टिकल 24 एंड 25, और आर्टिकल 24-25 ये दोनों के दोनों ऐसे आर्टिकल, 23 एंड 24, सॉरी माय बैड, आर्टिकल 23 एंड 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर दोज आर्टिकल्स जिसने पूर्ण रूप से जो स्लेवरी या बैगर जिसे हम लोग कहते हैं, फोर्स लेबर की एक प्रथा है, उसको अबॉलिश करवा दिया। कराया कि नहीं कराया साहब, है ना। तो फ्रांस के लोग ऐसी बड़ी बड़ी है ना सयानी बातें करते हैं, ये ऐसे बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए हमने फ्रांस के लोगों के लिए भला किया है, हमने फ्रांस के शासकों के रूप में इनफैक्ट है ना कितना सारा ये क्या कहते हैं कि राइट्स दे दिए हैं लोगों को, बहुत सारे अधिकार दिए हैं। पर सच्चाई ये है कि फ्रांस के अंदर अभी भी पूर्ण रूप से जब क्रांति हो रही थी तो स्लेवर सिस्टम को लेके भी अभी क्लैरिटी नहीं हुआ करती थी, ठीक है। इसके सिवा इनफैक्ट एनसीईआरटी क्या लिखती है, तो स्लेवर सिस्टम को अबॉलिश करना है कि नहीं करना है,
उसके बारे में बहुत सारी गड़मथल चल रही थी। गड़मथल का मतलब क्या है, हम लोग ये कह सकते हैं कि स्लेवरी सिस्टम की बारे में इनफैक्ट जो पूरी की पूरी डिस्कशन चल रही थी वो ये दौरान मिलेगी, किसके दौरान, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के दौरान। क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के दौरान? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फ्रांस में जब उस टाइम पे रूल कर रही है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इज रूलिंग ओवर फ्रांस, जब वो उसके ऊपर शासन में है, तो उस दौरान चर्चाएं हुई थी कि स्लेवरी का क्या किया जाए। बट नेशनल असेंबली उस टाइम पे ओपिनियन में नहीं थी कि स्लेवरी को पूरी तरह से अबॉलिश किया जाए। ठीक है, इसके लिए क्या लिखता है, नेशनल असेंबली हैड लॉन्ग डिबेट्स वेदर द राइट्स ऑफ अ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू द फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज। ठीक है, तो उसके अंदर डिस्कशन हुआ था कि हमारी कॉलोनीज के लिए हम लोग को क्या अधिकार देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। अब देखिए, आप इनफैक्ट यूरोप के अंदर पूरा सिस्टम आपको यही मिलेगा। यूरोप के अंदर जहां जहां रिवॉल्यूशन होता है, जहां जहां रिवॉल्यूशन हुआ, वहां पे बहुत बड़े चेंजेस आने की शुरुआत हो गई। पर वो चेंजेस क्या था, इट वॉज लिमिटेड टू दैट कंट्री, मतलब वो जो देश के अंदर क्रांति होती है उसी के साथ जुड़ा हुआ आपको विद्रोह मिलेगा, उसके सिवा कोई और चेंजेस नहीं मिलेंगे। जैसे ब्रिटेन के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स आए, पर ब्रिटेन के रिफॉर्म्स इंडिया में कभी कंटिन्यू नहीं कराए गए। द रिफॉर्म्स इन ब्रिटेन वर नॉट कैरिड ऑन इन इंडिया। ठीक है, उसी तौर के ऊपर फ्रांस के अंदर भी यही हुआ। फ्रांस में क्रांति हुई, फ्रांस के लोगों को फ्रांस के लोगों को इनफैक्ट पूर्ण रूप से अगर आप समझोगे तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रांस के जो लोग थे उनको राइट्स दिए गए, पर उनकी कॉलोनीज के लोगों को राइट्स नहीं दी गई, क्योंकि कॉलोनीज के लोग को हमेशा गुलाम रखा गया है। उनको एक इस तरह से डीमीनिंग रूप में ही देखा गया है कि भाई कॉलोनियल लोग हैं, इनका कोई अधिकार नहीं है, कॉलोनीज के अंदर रहने वाले लोगों के कोई राइट्स भी नहीं होंगे, तो ऐसे ही आपको एक परसीव किया गया है। ठीक है, तो इसी के कारण हमको क्या देखने को मिलता है कि जब नेशनल असेंबली पावर के ऊपर थी तो इन्होंने इनफैक्ट कहीं ना कहीं अपने जो बिजनेसमैन के इंटरेस्ट थे, उनके जो इलीट क्लास के लोगों के इंटरेस्ट थे, उसको ध्यान में रखा। और इलीट क्लास और बिजनेसमैन के इंटरेस्ट को ध्यान में रखने के कारण दे मेड श्योर कि हम लोग स्लेवरी सिस्टम को अबॉलिश नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से अगर आप देखोगे तो गलत बात होगी, इट माइट बी अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि आप स्लेवरी सिस्टम को नहीं अबॉलिश करके क्या प्रूव कराना चाहते थे। लेटर ऑन जब कन्वेंशन पावर के ऊपर आता है, 1794 के आसपास का पीरियड है, वहां पे इनफैक्ट जब जैकोबिन्स पावर के ऊपर है, कौन है साहब, जैकोबिन्स जब पावर के ऊपर आते हैं, तो जैकोबिन्स ने फाइनली डिसाइड किया कि भाई हम लोग तो स्लेवरी सिस्टम को अबॉलिश कर देंगे। ठीक है, अब क्या होता है, जैकोबिन्स ने 1794 के आसपास स्लेवरी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, बट अगेन आफ्टर 10 ईयर्स, देख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, 10 ईयर्स लेटर नेपोलियन री इंट्रोड्यूस्ड स्लेवरी। मतलब आप देखिए, नेपोलियन का क्रिटिसिज्म यहां से आएगा। नेपोलियन की जब हम लोग बात करते हैं तो लोग कहते हैं नेपोलियन यूरोपियंस का मसीहा हुआ करता था। मसीहा समझ में आता है साहब, ठीक है, ही वॉज कंसिडर्ड टू बी काइंड ऑफ अ मसीहा, और एक है ना, एक गॉड, एक भगवान के जैसा था, कि जिसने फ्रांस के लोगों को एक उम्मीद जगाई। और नेपोलियंस को वर्ल्ड के हिस्टोरियंस भी ऐसा ही लिखते हैं, दे कंसिडर दैट नेपोलियन इज लाइक अ गॉड, नेक्स्ट गॉड फॉर द फ्रेंच पीपल, क्योंकि उसने ना फ्रांस को लिबरेट कराया, फ्रांस को इक्वालिटी दे दी, क्रांति से बाहर निकाल के एक फ्रेंच स्टेट की एस्टैब्लिशमेंट की। अगर नेपोलियन, मार्क माय वर्ड्स, अगर नेपोलियन को आप इस हिसाब से देखते हो तो क्यों नेपोलियन ने स्लेवरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया? कन्वेंशंस ने, जैकोबिन्स ने उसको अबॉलिश कर दिया था। जैकोबिन्स ने स्लेवरी सिस्टम के बारे में हम लोग देखेंगे तो उन्होंने अबॉलिश कर दिया था। जब नेपोलियन 1804 में बादशाह बनेगा, व्हेन ही विल बी कंसीडरिंग हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक, नेपोलियन कहता है कि स्लेवरी सिस्टम को लागू की जाए। मतलब क्या है कि साहब, नेपोलियन की जो पूरी की पूरी पॉलिसीज है उसमें बहुत सारे लोग ग्लोरीफाई करते हैं। मैनी हिस्टोरियंस आर ऑफ द ओपिनियन दैट दे ग्लोरीफाई नेपोलियन की, देखिए नेपोलियन क्या कर रहा है, नेपोलियन कैसे इनफैक्ट है ना पूरा अपना शासन पद्धति चला रहा है। बट सच्चाई क्या थी, व्हाट वाज द रियलिटी? द रियलिटी वाज सच दैट नेपोलियन वाज नॉट ऑफ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, जिसे हम लोग जरूर से कह सकते हैं कि जो शासन पद्धति है, जो पूरी की पूरी फ्रांस की जो है ना कि एक पूरी पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें स्लेवरी सिस्टम को सपोर्ट करने वाला दिख रहा है। तो नेपोलियन भी उतना जितना किताब के अंदर लिखा गया है कि देखिए ये महान था, वैसा भी नहीं था। ठीक है, चलिए, ठीक है। सो व्हाट डू वी सी? फाइनली द प्लांटेशन ओनर अंडरस्टूड देयर फ्रीडम इंक्लूडिंग द राइट्स ऑफ द एनस्लेव्ड ऑफ द अफ्रीकन निग्रोज इन परस्यूट ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट। फाइनली द स्लेवरी वॉज अबॉलिश्ड इन द ईयर 1858 इन द ईयर फ्रेंच कॉलोनीज। ठीक है, तो फ्रांस की जितनी भी कॉलोनीज थी उसके अंदर 1848 में स्लेवरी सिस्टम को
अबॉलिश किया जाता है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है साहब, ठीक है, तो हमने जो भी पढ़ा है वो फ्रांस की स्लेवरी को लेके पॉलिसी थी। अब स्लेवरी को क्यों पढ़ना है हमको, तो मैंने आपको बताया कि फ्रांस ने जब क्रांति की, जब फ्रांस ने क्रांति की तो फ्रांस ने दुनिया को बताया है कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ठीक है, क्या बोला गया है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये 3 शब्द फ्रांस के जितने भी हम लोग रिवॉल्यूशन के आउटकम्स देखोगे उसके अंदर मिलेगा। अब जब हम लोग लिबर्टी की बात करते हैं तो क्या स्लेवरी सिस्टम के तहत जो स्लेव्स हुआ करते थे उनको लिबर्टी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो जब हम लोग उनकी लिबर्टी की बात करेंगे तो सबसे पहले नेशनल असेंबली की जो गवर्नमेंट थी जिसकी स्थापना की गई थी इन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, उसने स्लेवरी सिस्टम को अलाउ किया है, याद रखेगा। उसके बाद जब कन्वेंशन पावर के ऊपर आया, किसका, जैकोबिन्स का, तो जैकोबिन्स ने स्लेवरी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया कि ये नहीं चाहिए हमको। उसके बाद जब हम लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे, व्हेन विल सी द थर्ड पॉइंट ऑफ दिस होल सिचुएशन, ऑफ दिस होल डिस्कशन, तो हमको क्या देखने को मिलता है ऑन द थर्ड पॉइंट, जब नेपोलियन पावर के ऊपर आता है, जब नेपोलियन पावर के ऊपर आया तो नेपोलियन ने स्लेवरी सिस्टम को फिर से बहाल कर दिया। और इसी के बाद से हम लोग ये कह सकते हैं कि जब 1848 के अंदर फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन होगा, एक फ्रांस में 1848 का रिवॉल्यूशन होता है, तब फाइनली स्लेवरी सिस्टम आपकी अबॉलिश कर दी जाएगी, ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन वी सी कि फ्रांस और फ्रांस की जितनी भी कॉलोनीज जो थी वो कॉलोनीज के अंदर स्लेवरी सिस्टम के मुद्दे को लेके कभी कभी अगर आप देखोगे तो सी सॉ वाली सिचुएशन हो जाती थी। कोई कहता था कि स्लेवरी को अबॉलिश करना चाहिए, कोई कहता था कि स्लेवरी को नहीं अबॉलिश करना चाहिए, और इसी के कारण हमको इतनी सारी इवेंट्स देखने को मिलती रहती है जो एनसीईआरटी के अंदर ही बहुत ही अच्छी तरह से हाईलाइट की है, ठीक है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन के अंदर यही आएगा कि डिस्कस द डिबेट्स ऑन द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, क्या पूछेगा, डिस्कस द डिबेट्स ऑन द abolition of slavery, on the abolition of slavery that took place during French Revolution। क्या पूछेगा कि फ्रांस की क्रांति के समय जो भी डिबेट्स और डिस्कशन हुई थी अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी को लेके, गुलामी प्रथा को नाबूद करने को लेके, उस दौरान क्या क्या चर्चा हुई उसके ऊपर चर्चा कीजिए, प्लीज डिस्कस ऑन दैट पॉइंट। और फिर आपको प्लस माइनस उसके बारे में बताना है, यू आर सपोज टू गिव प्लस एंड माइनस फॉर द सेम। तो आपको यहां से क्वेश्चन पता होना चाहिए कि जब आप डील करोगे इस प्रकार के क्वेश्चंस को तो कैसे उसको आंसर करना है, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन हो गया, दिस वाज वन क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। तो ये तरह से आपको चीजें मिलेगी। एक फोटोग्राफ दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर, और फोटोग्राफ के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो बोला गया है द इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स, क्या लिखा गया है, गुलामी प्रथा को फ्री किया गया है। द प्रिंट ऑफ 1794 डिस्क्राइब्स ऑफ द इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स, द ट्राई कलर बैनर टॉप कैरीज, ठीक है, ये अगर आप देख रहे हो ये 3 कलर है ना, फ्रांस का झंडा है, ठीक है। द स्लोगन द राइट्स ऑफ द मैन, the inscription below the reads the freedom of the unfree, a French woman prepares to civilize the African and the American Indian slaves by giving them European clothes to wear, ठीक है। तो एक लेडी है जो इनको कपड़ा दे रही है और उनको बता रही है कि बेटा अब तुम फ्री हो गए हो, अब तुमको हमारे जैसे कपड़े पहनने हैं सो दैट आप हमारी चीज़ों को खरीदो और हमारे गुलाम जिंदगी भर रहो, है ना, मेंटल जो गुलाम है, इस प्रकार की चीज़ें बोली गई। ये स्लेव्स के लिए एक शब्द यूज होता था जिसे हम लोग कहते हैं नीग्रो, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर ये शब्द लिखा गया है। इट्स एन अब्यूजिव वर्ड, याद रखेगा, इट्स अ वेरी डिरोगेटरी टर्म एंड इट शुड नॉट बी यूज्ड इन कॉमन लैंग्वेज, ठीक है, इसको शब्द नहीं यूज करना चाहिए। चलिए, ठीक है। तो एक तो आपकी फ्रांस की क्रांति का एक क्वेश्चन ये हुआ जहां फ्रांस की क्रांति क्यों होती है और फ्रांस की क्रांति के अंदर इनफैक्ट क्या क्या चीजें चलती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो हमने 1-2 क्वेश्चन देखे। अब तीसरा क्वेश्चन यहां से एक और आता है, वो है हाउ डिड द रिवॉल्यूशन इंपैक्टेड एवरीडे लाइफ। फ्रांस की क्रांति जब हुई तो उसने डे टू डे लाइफ को कैसे इंपैक्ट किया। अब देखिए, फिर से हम लोग फ्रांस की क्रांति के ही टाइम फ्रेम के ऊपर चले जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रांस की क्रांति होती है
उसने डेली लाइफ को कैसे इम्पैक्ट किया है, हाउ इट इम्पैक्टेड द डेली लाइफ। ठीक है, अब देखो डेली लाइफ की जब हम लोग बात करते हैं तो जीवन आपका बदलता रहता है। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा 1789 में प्रोसेस शुरू हुआ था और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहा था अप टिल द ईयर 1815। 1789 से लेके 1815 तक पूरा जो घटनाएं हैं उसमें डेली लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ उसके बारे में एनसीईआरटी ने थोड़ा बहुत हाईलाइट किया है। अब लेट अस गो टू दैट टॉपिक और उसके बाद लास्ट टॉपिक के ऊपर चले जाएंगे, वो है लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस की क्रांति की आज की तारीख में क्या लेगेसी है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। अब लेट अस सी, हम लोग देखते चले जाते हैं, अब समझने की कोशिश करते हैं द रिवॉल्यूशन इन द डेली लाइफ। ठीक है, अब आप समझने की कोशिश करिए ये डेली लाइफ में फ्रांस के लोगों के ऊपर क्या इंपैक्ट किया जाता है उसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, लिखता है एनसीईआरटी, कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लॉथ्स ऑफ द पीपल वेयर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्चुअली, ये आज के तारीख में भारत में भी जुड़ा हुआ है कि नहीं है साहब। क्या भारत के अंदर राजनीति के कारण पॉलिटिक्स के कारण लोग कपड़ा अपना बदलना शुरू करते हैं कि नहीं करते साहब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आता है, कैन द पॉलिटिक्स चेंज द क्लॉथ्स ऑफ द पीपल दैट दे वेयर। हाँ, लोग कपड़ा बदलने की शुरुआत करते हैं कि नहीं करते साहब। अगर कोई आप राजनेता को देखते हो कि कोई एक अलग प्रकार का क्लॉथिंग कर रहा है तो वैसा ही प्रकार का क्लॉथिंग मार्केट में आया कि नहीं आया साहब। कोई एक राजनेता है, कोई फलाने स्टेट के सीएम हो गए, उन्होंने एक विशेष प्रकार के कपड़े पहने हैं तो उनके फॉलोअर्स भी अगर आप देखोगे तो वैसे ही कपड़े पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे, वैसे कलर का वैसे ही प्रकार के एक है ना डिजाइन पहनने की शुरुआत करेगी। ये फ्रांस के अंदर चर्चा हो रही है साहब। ठीक है, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड। ठीक है, आपके जो राजकीय नेता है जो भाषा का उपयोग कर रहे हैं, क्या वो भाषा कॉमन मैन बोलेगा कि नहीं बोलेगा साहब। ठीक है, यथा प्रजा तथा राजा, दूसरा होता है यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी साहब। ठीक है, ये फ्रांस की क्रांति के अंदर से एक आउटकम दिखा रहा हूं कि फ्रांस की क्रांति ये समझाने की कोशिश कर रही है, फ्रांस की क्रांति ये समझाने की कोशिश कर रही है कि लोग जो भाषा बोल रहे हैं, जो किताबें पढ़ रहे हैं, जो क्लॉथ पहन रहे हैं, वो कैसे बदलते हैं, हाउ इट चेंज। ठीक है, क्योंकि नेपोलियन जब आएगा तो नेपोलियन के बारे में कहा जाता है कि उसने फ्रांस के अंदर बहुत फंडामेंटल चेंजेस किए, उसमें कल्चरल चेंजेस भी थे। उसी तौर के ऊपर जब फ्रांस की क्रांति में जैकोबिन्स आए तो जैकोबिन्स ने भी बहुत सारे नियम लाए थे। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जैकोबिन्स का जो वो कत्लेआम चल रहा था, उन्होंने बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट को एस्टेब्लिश किया था। तो ये सब चीज़ों से हम क्या कह सकते हैं, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। इन सब चीज़ों से हम यही समझ सकते हैं कि जो फ्रांस की क्रांति होती है, व्हेन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस, तो फ्रांस की क्रांति के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं 1789 ऑनवर्ड से, और इसी के कारण हमको देखने को मिलता है कि कॉमन मैन की लाइफ में भी बहुत सारे इम्पैक्ट हुए। कैसे कपड़े में हुए, किताबों में हुए, उनके बोलने चालने में हुए, उनकी रहनी सहनी में हुए। जैसे जैकोबिन्स ने क्या कहा था, जैकोबिन्स ने कहा था कि आपका जो फ्रांस का कॉमन मैन है, द कॉमन मैन ऑफ फ्रांस, उनको वो है ना मॉन्श्यूर और मैडम के रूप में नहीं पहचाना जाएगा, वो सर और मैडम का जो टाइटल था पहले के टाइम के अंदर अब नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपके चेंजेस की बात किया गया है इसके अंदर। अब क्या लिखा गया, द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स टुक इट अपॉन देमसेल्व्स टू पास लॉज दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये जो डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर यूज हो रहा था, लिबर्टी इक्वालिटी, उसके रूप में उसको कंसीडर किया गया है। वन इंपॉर्टेंट लॉ दैट केम इनटू द इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द वेस्टाइल ऑफ 1789 वाज द अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या था, राजा जो है वो किताबों के ऊपर सेंसरशिप लगा के बैठा था। ठीक है, इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर्स के ऊपर भी सेंसरशिप लगा के रखी थी। एक्चुअली राजाशाही जब जब होती है तो राजा को इनफैक्ट फ्री स्पीच का कंसेप्ट पसंद नहीं आता है। किसका, फ्री स्पीच का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। और फ्री स्पीच को अबॉलिश या फ्री स्पीच को रोकने के लिए उसने सेंसरशिप को एस्टेब्लिश किया था। अब सेंसरशिप का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट सेंसरशिप। तो इफ यू वांट टू पब्लिश एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगर आप सरकार के सामने कुछ भी पब्लिश करना चाहते हो तो सरकार वो देखेगी पहले और फिर सरकार डिसाइड करेगी कि इट इज पब्लिशेबल और नॉट। ठीक है, क्योंकि राजा को पसंद नहीं आएगा कि कोई उसकी क्रिटिसिज्म करे, राजा को पसंद नहीं आएगा कि भाई उसके सामने कोई बोल पाए। ठीक है, तो इसी के कारण ये जो पुरानी जितनी भी रिजीम हुआ करती थी, जो ओल्ड रिजीम थी जहाँ पे मोनार्की हुआ करती थी, वहाँ पे जितना भी रिटर्न मटेरियल हुआ करता था और जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ी हुई जो भी इनफैक्ट मटेरियल्स है, जैसे बुक्स हो गई, न्यूज़पेपर हो गए, नाटक हो गए,
इनको आप खाली और खाली परफॉर्म कर सकते हो नाटक को या न्यूज़पेपर्स को वंस दे आर अप्रूव्ड बाय द सेंसर्स ऑफ द किंग। राजा के कुछ गिने चुने ऑफिशियल्स थे, उनको अपनी कॉपी भेजनी होगी, वो देखेंगे कि आपने क्या पब्लिश किया है, कुछ राजा के अगेंस्ट में तो नहीं किया है। अगर राजा के अगेंस्ट में आपने पब्लिश किया है तो आपको खचक कर दिया जाएगा, आपको पकड़ लिया जाएगा, आपको पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरी घटनाएं हैं, ये जितनी भी आपको इवेंट्स देखने को मिलते हैं, रिवॉल्यूशन इन द एवरीडे लाइफ, ये रिवॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ यही समझाने की कोशिश करता है हमको कि भाई डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर पहले लोगों को बहुत सारी है ना प्रॉब्लम्स थी। अब जैसे ही रिवॉल्यूशन हुआ और उसके बाद इनफैक्ट जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पावर के ऊपर आई तो लोगों को फ्री स्पीच दी गई कि आपको है ना अपना डॉक्यूमेंट राजा की तरफ भेजने की जरूरत नहीं है। मतलब आप देखिए तो सही, इंडिया में ऐसे कानून हुआ करते थे टिल द टाइम ब्रिटिश वर हियर इन इंडिया। यू कैन नॉट राइट सर्टेन थिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड इफ यू विल राइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट यू विल बी लायबल टू गेट पनिश्ड। आपको पनिश किया जाता था। ये ब्रिटिश काल में इंडिया में बहुत बड़ी मात्रा में हुआ है साहब। ये ब्रिटिश काल में तो बहुत कॉमन था। इन इंडिया when the British were ruling over us, this was quite common to us, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल चीजें आपको मिलेगी साहब। और फ्रांस के अंदर भी ये कॉमन था एक्चुअली। 1975 में जब भारत के अंदर इमरजेंसी को लागू किया गया, when emergency was imposed in India, तो उस दौरान भी ये सेंसरशिप का इशू तब भी उठा था। दैट इशू वाज आल्सो रेज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। तो बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे आपके इवेंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे जिसके कारण ये सेंसरशिप के इशू को हाईलाइट कराया जाता है, ठीक है, जो रिवॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ के अंदर आपको मिलेगा। फ्रांस के अंदर इसको अबॉलिश कर दिया जाता है। इंक्लूडिंग हमको देखने को मिलता है कि जैसे ही आपका डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड सिटीजन को प्रोक्लेम किया जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक नेचुरल राइट का दर्जा दिया गया। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द मैं आपको बता रहा हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंडिया के अंदर हम लोग आर्टिकल 19 के तहत फंडामेंटल 19 आर्टिकल राइट के तहत फंडामेंटल राइट के रूप में कंसीडर करते हैं। और हम ये कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक फंडामेंटल राइट है, बट इट कैन बी टेकन अवे और इट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड इन सर्टेन रीजनेबल कंडीशंस। जैसे कि अगर आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पब्लिश कर रहे हो विच इज डेट्रीमेंटल टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, अगर आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पब्लिश कर रहे हो विच इज डेट्रीमेंटल टू दी आई वुड से द सोसाइटी ऑफ इंडिया और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो डेफिनेटली इट विल नॉट बी अलाउड। वो तो स्वाभाविक है। अगर आप कोई न्यूज़पेपर के अंदर ऐसा रिपोर्ट पब्लिश करते हो जिसके कारण दंगे हो सकते हैं या जिसके कारण भारत की स्वतंत्रता या भारत की जो एक है ना सिक्योरिटी का कंसेप्ट है उसके ऊपर अटैक होने की शक्यता है, कोई टेरर अटैक होने की शक्यता है, तो वो सब चीज़ों के कारण क्या लिखा गया है साहब कि आपका जो नागरिकता का प्रश्न है, ऑल द सिटीजनशिप जो, ठीक है, आपके पास फंडामेंटल राइट्स है बट विथ सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। इसके लिए हमने फंडामेंटल रखा है पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। फ्रांस के अंदर क्या लिखा गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हम लोग नेचुरल राइट के रूप में कंसीडर करते हैं। किसके रूप में कंसीडर करते हैं? नेचुरल राइट के रूप में। व्हाट डू मीन बाय द वर्ड नेचुरल राइट्स माय फ्रेंड? नेचुरल राइट्स का मतलब ये है कि आप प्राकृतिक अधिकार रखते हो। इसके अंतर्गत क्या लिखा गया है, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स, जितने भी इनफैक्ट आपके डॉक्यूमेंट्स थे जिनके ऊपर पहले सेंसरशिप लगती थी, अब वो बदल जाती है और पूरी तरह से हमको देखने को मिलता है कि फ्रांस के टाउन्स के अंदर से, फ्रांस के गाँवों के अंदर से जो भी इंफॉर्मेशन थी अब कॉमन मैन को मिलने की शुरुआत हो जाती है। तो आप समझने की कोशिश करो कि क्रांति होती है तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन। जब क्रांति नहीं हुई थी फ्रांस के अंदर तो कॉमन मैन को छोटी से छोटी चीज भी जानकारी नहीं रहती थी। आज क्रांति हो चुकी है। भारत की भी जब हम लोग बात करते हैं तो भारत को आज़ादी मिल गई है, इसके कारण स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत इजीली अवेलेबल है। आप देखिए कि पहले गवर्नमेंट कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया करती थी व्हेन द ब्रिटिश वर रूलिंग ओवर अस, और ब्रिटिश आके ही फिर है ना अगर हमने कुछ उनसे मांग भी लिया तो हमारे ऊपर कानून लगा देते। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आदि इत्यादि बहुत सारे उटपटांग कानून लगा के हमारी है ना बोलती बंद कर दी जाती थी। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, हियर व्हाट वी आर सीइंग कि डे टू डे लाइफ जो है उसके अंदर बहुत सारा चेंज होगा। कॉमन मैन को पता चलेगा कि क्या क्या इवेंट्स फ्रांस के अंदर हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। कॉमन मैन बहुत ही वेल एक्वेंटेड भी हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। एक बहुत बड़ा इवेंट आपको ये इसके द्वारा मिलने को मिलता रहेगा। इसके सिवाय आपको इनफैक्ट जो दूसरा इवेंट्स आपको मिलता रहता है वो है फ्रीडम ऑफ प्रेस का इवेंट। अब आप समझने की कोशिश करिए फ्रीडम ऑफ प्रेस क्यों इंपॉर्टेंस है। जो देश के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं होता है वहां पे ऑटोक्रेसी या डिक्टेटरशिप आने की शक्यता है।
फ्रांस के अंदर पहले फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं था, इसके लिए राजाशाही ने सब कुछ दबा के रखा था। फ्रांस के अंदर क्रांति हुई, उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि सबको फंडामेंटल राइट्स दिया जाए। ये फंडामेंटल राइट्स नेचुरल राइट्स के रूप में होंगे, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड सिटीजन के रूप में हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास के अंदर। फ्रीडम ऑफ प्रेस के अंतर्गत डिसाइड किया जाता है कि इनफैक्ट जो भी घटनाएं होती है उसकी आलोचना भी होगी, उसकी क्रिटिसिज्म भी होगी, उसकी निंदा भी करने के अधिकार होंगे, ठीक है। सो इन दिस सिचुएशन वी फाइंड कि वहाँ पे फ्रांस के अंदर जब क्रांति हो रही थी, ये क्रांति के दौरान अलग अलग प्रकार के न्यूज़पेपर्स, अलग अलग प्रकार के मैगजीन्स, अलग अलग प्रकार के पब्लिकेशंस, इंक्लूडिंग जो भी थिएटर्स हो रहे थे, जो भी नाटक कंपनियां थी, उन्होंने भी अलग अलग ड्रामा, अलग अलग प्लेस के द्वारा, अलग अलग नाटक, अलग अलग प्लेस के द्वारा फ्रांस के पब्लिक को ये दर्शाने की कोशिश की कि देखिए हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं और किस तरह से हमको ये चीज़ों को इनफैक्ट है ना टैकल भी करना है। गेटिंग माय पॉइंट है ना। सो वी सी द प्लेज, सॉन्ग्स एंड द फेस्टिव प्रोसेशंस अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि पहले नाटकों को अलाउ नहीं किया जाता था। अगर आप नाटक करना भी चाहते हो तो यू शुड नॉट राइट एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये सब चीज़ें आपको मिलती रहेगी और इसी के कारण हमको देखने को मिलता रहता है कि एक नए नए प्रकार के आपको इवेंट्स को इन्होंने दर्शाने की कोशिश की। एंड इन दिस सिचुएशन वी सी this was the way which they could grasp and identify the ideas with liberty and justice that the political philosophers wrote about at the length in text which only a handful people could they read। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप समझिए कि जैसे लॉक ने लिखा, जैसे रूसो ने लिखा, जैसे मॉन्टेस्क ने लिखा, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में लिखा। किसके बारे में? फ्रांस की क्रांति के बारे में, फ्रांस के ऊपर किस प्रकार की शासन व्यवस्था होनी चाहिए। पर कॉमन मैन को समझ में नहीं आता था, बहुत ही डिबेटेबल डिस्कशंस थी। बट अगर आपको न्यूज़पेपर्स के अंदर उसको पब्लिश किया गया, एक फोटोग्राफ के रूप में पब्लिश कर दिया, एक नाटक के रूप में दिखाया गया, तो क्या होगा, आराम से कॉमन मैन उसको समझ पाएगा कि देखिए हमारे फ्रांस में चेंजेस हो रहे हैं साहब, ठीक है। तो कॉमन मैन उसमें पार्टिसिपेट भी करेगा। तो क्या होता है कि फ्रांस धीरे धीरे जब डेमोक्रेसी में चला रहा है, जब रिपब्लिक बनने की शुरुआत हो रही थी फ्रांस के अंदर, तो कॉमन मैन की लाइफ के ऊपर भी काफ़ी सारा इम्पैक्ट होता है। यही ये पैराग्राफ हमको बताता है, ठीक है। सो इन दिस सिचुएशन वी सी, एक पेंटिंग यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे एक पेंटिंग दिया गया है। पेंटिंग किसका दिया गया है? द पैट्रियोटिक फैट रिड्यूसिंग प्रेस, दिख रहा है आपको, ठीक है। दिस एनोनिमस प्रिंट ऑफ 1796 टू मेक द आइडिया ऑफ जस्टिस टेंजिबल, ठीक है। तो ये क्या दिया गया है? ये फोटोग्राफ के द्वारा इनफैक्ट जो लोग मोटे हैं उनको यहाँ पे दबा दिया जाता है, उनकी है ना ये फैट जो है वो रिड्यूस करने के लिए इनफैक्ट ये फोटोग्राफ को दिखाया गया है कि जैसे ये क्लर्जी क्लास है, दिस इज द क्लर्जी क्लास। क्लर्जी का मतलब क्या है? जो प्रीस्टली क्लास है, जो पंडित वर्ग था फ्रांस के अंदर, उनको हाईलाइट कराया गया। दे हैव बीन हाईलाइटेड वाया दिस पेंटिंग। और कॉमन मैन को दिखाया गया कि देखिए अब जस्टिस इनफैक्ट आपके लिए दिख रहा होगा, यू कैन सी हाउ द जस्टिस इज बीइंग मेड, है ना। तो ये सब चीज़ों से हम लोग कह सकते हैं कि फ्रांस के अंदर डे टू डे लाइफ के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। न्यूज़पेपर्स पब्लिश होने की शुरुआत होगी, लोगों को नॉलेज मिलेगी कि देखिए क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं हमारे देश के अंदर, हमारी शासन पद्धति के अंदर हम लोग को किस किस प्रकार के अधिकार दिए जा रहे हैं, उसकी भी बात की जाती है, ठीक है। तो एक और पेंटिंग है आपका मरात का। मरात के बारे में अगर आपको याद होगा तो ही वॉज अ रिवॉल्यूशनरी लीडर, ही वॉज अ रिवॉल्यूशनरी जिनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है बाय द जैकोबिन्स। जैकोबिन्स ने इसको एग्जीक्यूट कर दिया था। मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर मरात के बारे में बताया था, अगर आपको याद होगा। और फिर इनफैक्ट उसके बारे में लिखा गया है मरात एड्रेसिंग द पीपल। दिस इज अ पेंटिंग लुई लियोपोल्ड बॉली, ठीक है। ये पेंटर का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। Recall what you learnt about Marat in this chapter. Describe the scene around him. Account for his greater popularity. What kind of reactions would a painting like this produce among the viewers in the salon? ठीक है, तो मरात कितना पॉपुलर था साहब। मरात के बारे में मैंने आपको बताया था कि मरात ने जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है, when the first constitution of the France was drafted, तो मरात ने क्या किया था, उसको क्रिटिसाइज किया था। और मरात ने कहा था कि देखो भाई साहब, आप इनफैक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन लिख के ये जो एक्टिव और पैसिव वोटर्स का कंसेप्ट बना रहे हो, मैंने बताया था कि नहीं बताया था आपको कि एक्टिव और पैसिव वोटर्स का जो कंसेप्ट बना रहे हो, ये एक्टिव पैसिव वोटर्स के कंसेप्ट के द्वारा आप खड्डे में गिर जाओगे। यू आर गोइंग टू हैव अ डाउनफॉल बाय क्रिएटिंग दिस एक्टिव एंड पैसिव वोटर्स, ठीक है। तो मरात की पॉपुलैरिटी थी, इसके कारण ये जैकोबिन्स उसको मार देंगे कि भाई ये बंदा पावरफुल हो गया या ये बंदा आगे चला गया तो फिर हमारी पिपुड़ी नहीं बजेगी, है ना। तो एक ये भी क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन रिफ्लेक्टेड इन द डे टू डे लाइफ। फ्रांस की क्रांति किस तरह से एवरीडे लाइफ में इम्पैक्ट करती है, एवरीडे लाइफ में
कैसे रिफ्लेक्ट करती है, फ्रांस की क्रांति डे टू डे लाइफ के अंदर कैसे रिफ्लेक्ट करती है, इसके बारे में अगर आपको क्वेश्चन पूछता है, इफ दे कैन आस्क यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो आप थोड़ा बहुत इसके बारे में सर्च करिएगा, यू ट्राई टू सर्च आउट सर्टेन पॉइंट्स, आपको बहुत सारी डिटेल्स और बहुत सारी घटनाएं यहाँ से भी मिल जाएगी। चलिए आगे चलने की कोशिश करते हैं और लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। फ्रांस की क्रांति का सिग्निफिकेंस क्या था एंड व्हाट वाज द अल्टीमेट आउटकम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति के ऊपर और पूरे वर्ल्ड को इसने समझाने की कोशिश की है। The ideas of liberty, democratic were given the most important legacy of the French Revolution. फ्रांस ने पूरी दुनिया को लिबर्टी और डेमोक्रेसी दी, हमको भी पता है साहब, सबको पता है, ठीक है, और इवन इंडिया आज की तारीख में भी उसको कंसिडर करता है। The spread from the France to the rest of Europe during the 19th century, where the feudal system were abolished, colonized peoples revoked the idea of freedom from bondage into their movements to create a sovereign nation state. इंडिया के अंदर बात करेंगे तो टीपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय वर टू एग्जांपल्स इंडिविजुअल्स हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम द रिवॉल्यूशनरी फ्रांस। एक्चुअली मैं आपको बताता हूं कि फ्रांस की क्रांति के कारण पहले पूरे यूरोप के अंदर चेंजेस हो गए और पूरा यूरोप जो एक टाइम के अंदर फ्यूडल सिस्टम में चलता था, जहाँ पे राजाशाही चला करती थी, वो अबॉलिश हो जाती है और राजाशाही की जगह डेमोक्रेसी और नेशन स्टेट्स बनने की शुरुआत होगी, जहाँ पब्लिक सोवरेन रहती है। पब्लिक सोवरेन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द पीपल आर सोवरेन? दैट मीन्स कि पब्लिक के हाथ में सत्ता है और लोग डिसाइड करेंगे कि अब वो कैसे किस प्रकार की शासन पद्धति चाहते हैं। इंक्लूडिंग जो कॉलोनीज हुआ करती थी वहाँ पे भी नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है और ये नेशनल मूवमेंट के कारण इनफैक्ट बहुत लोगों ने अपनी आज़ादी की लड़ाई की और उन्होंने भी डिमांड किया कि हम क्या चाहते हैं, आज़ादी, वी ऑल्सो वॉन्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये भी फ्रांस के अंदर से ही हमको देखने को मिलता है और इनफैक्ट लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स जो फ्रांस ने सबसे पहले अपने नागरिकों को दिए थे, उसने दुनिया को एक दिशा दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, इंडिया के अंदर टीपू सुल्तान वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ नेपोलियन। अगर आपको जानकारी होगी तो टीपू ट्राइड टू एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद नेपोलियन। टीपू ने नेपोलियन के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी। इनफैक्ट टीपू सुल्तान was a member of the Jacobin Club। वो किसका मेंबर था साहब? He was the member of the Jacobin Club, जो जैकोबिन्स का क्लब हुआ करता था यूरोप के अंदर। उसकी एक सीक्रेट सोसाइटी उसने इंडिया में खोली थी। He tried to open up in India. He also wanted to do the revolution। ठीक है, तो वो इतना सारा मोटिवेटेड था और लेटर ऑन राम मोहन रॉय जैसे लोग भी मिलेंगे जो इनफैक्ट फ्रांस की क्रांति से मोटिवेटेड थे। राम मोहन रॉय ने भी इनफैक्ट जो आइडियाज थे वो इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट कराने की कोशिश की है। एनसीईआरटी में एक बॉक्स दिया गया है, क्या लिखा गया है? राम मोहन रॉय वाज वन ऑफ द पर्सन्स वाज इंस्पायर्ड बाय द न्यू आइडियाज दैट वाज स्प्रेडिंग थ्रू द यूरोप एट द टाइम। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड लेटर द जुलाई रिवॉल्यूशन एक्साइटेड द इमेजिनेशन। अब देखिए यहाँ दो रिवॉल्यूशन लिखे गए, एक तो फ्रांस की क्रांति 1789 से 1850, दूसरा जुलाई रिवॉल्यूशन है, ये 1830 में हुआ था। जुलाई रिवॉल्यूशन कब हुआ था मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ये 1830 के अंदर होता है। ठीक है, ये नेपोलियन के बाद होगा, जब नेपोलियन हार जाएगा उसके बाद। ठीक है, ही कुड थिंक एंड टॉक ऑफ नथिंग एल्स व्हेन ही हर्ड ऑफ द जुलाई रिवॉल्यूशन इन द फ्रांस 1830। 1830 के अंदर जो दूसरी क्रांति फ्रांस में होती है। ऑन हिज वे टू इंग्लैंड एट केप टाउन ही इंसिस्टेड ऑन विजिटिंग द फ्रिगेट्स फ्लाइंग रिवॉल्यूशनरी ट्राइकलर फ्लैग, तो ही हैड बीन अ टेम्पररी लेमेंटेड बाय द एक्सीडेंट। ठीक है, फिर उसके बाद ये सुभान सरकार की बात की गई। एक्चुअली क्या है स्टोरी, मैं आपको ये मैप के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा। इंडिया के जो हमारे सोशल रिफॉर्मर थे जिनका नाम था राम मोहन रॉय। अब राम मोहन रॉय का इंपॉर्टेंस क्या है साहब? राम मोहन रॉय साहब का इंपॉर्टेंस ये है कि ये भाई साहब राम मोहन रॉय एक दफा वन टाइम ही वॉज गोइंग टू यूरोप, वो यूरोप जा रहे थे। वो क्यों यूरोप जा रहे थे? यहाँ इंडिया से ही वॉज सपोज टू गो फ्रॉम बंगाल एंड वो जा रहे थे यहाँ से इनफैक्ट यूरोप, ही वॉज गोइंग टू यूरोप। और यूरोप जाने का उनका कारण ये था कि वो इंग्लैंड जाना चाहते थे एट दैट टाइम इन द ईयर 1830। क्यों इंडिया से इंग्लैंड जाना चाहते थे? वाई राम मोहन रॉय वांटेड टू गो फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड? तो राम मोहन रॉय उस टाइम पे अकबर II करके, अगर आपको जानकारी होगी तो मुगल बादशाह हुआ करते थे इंडिया में, और अकबर II का एक पेंशन का केस हुआ करता था। किसका केस था? पेंशन केस हुआ करता था। उस टाइम पे जो हमारे बादशाह थे अकबर, उनका पेंशन कम कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और राम मोहन रॉय को अकबर ने बोला था कि आप जाओ मेरे लिए वकालत करो, और मेरे लिए वकालत करने के साथ साथ आप इंग्लैंड में जाके जो इंडिया का जो इश्यू है उसको भी हाईलाइट कराओ। तो राम मोहन रॉय को फिर उस टाइम पे राजा का टाइटल दिया गया। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ राजा बाय अकबर II ओनली, याद रखेगा।
और राम मोहन रॉय को जब राजा का टाइटल दिया गया, राम मोहन रॉय फिर यहाँ से बोट में बैठ के केप टाउन गए। जब वो केप टाउन गए तो उनको जानकारी मिली 1830 के अंदर कि फ्रांस में एक और क्रांति होती है, दैट इज नोन एज जुलाई रिवॉल्यूशन। अब ये जो जुलाई रिवॉल्यूशन ये था, क्यों हुआ था, हाउ द जुलाई रिवॉल्यूशन टुक प्लेस, तो उसके बारे में लास्ट पॉइंट में आपको समझा देता हूं। एक्चुअली होता क्या है, आप समझने की कोशिश करोगे तो जब हम लोग फ्रांस की क्रांति की बात करते हैं और जब हम लोग फ्रांस की क्रांति को टाइमलाइन के कंसेप्ट से देखते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि फ्रांस की क्रांति की टाइमलाइन कैसे हुआ करती थी। तो टाइमलाइन के तहत मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि जब 1815 के अंदर नेपोलियन का पराजय हुआ, किसका, नेपोलियन का पराजय होता है, when नेपोलियन लॉस्ट एट द बैटल ऑफ वाटरलू, कहां पे हारता है, वाटरलू के अंदर नेपोलियन हार जाएगा। उसके बाद अब घटनाएं बदल जाएगी, नाउ द थिंग्स विल चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और 1815 में जब नेपोलियन का पराजय हुआ, when नेपोलियन लॉस्ट, तो उसके बाद यूरोप के अंदर वियना कांग्रेस की एक मीटिंग होती है। ये वियना कांग्रेस के द्वारा हमको देखने को मिलता है कि एक नई सिस्टम आती है जिसका नाम है मेटरनिक सिस्टम। ये मेटरनिक करके ऑस्ट्रिया का युवराज था, जिसने वियना, जो ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, वहां पे इनफैक्ट एक मीटिंग बुलाई थी। वहां पे वियना सिस्टम के अंदर जो मोनार्की है, ये मोनार्की को री इम्पोज किया गया था, या मैं कहूंगा रिजुवनेट किया गया था। रिजुवनेशन का मतलब क्या है कि उसको फिर से पुनर्जीवित किया गया था। और फ्रांस के अंदर जो बर्बन डायनेस्टी हुआ करती थी, उसको पावर के ऊपर बिठा दिया जाता है इन द ईयर 1815। 1815 में फ्रांस में फिर से मोनार्की हार जाती है जब नेपोलियन हार जाएगा, वही पुरानी डायनेस्टी जो इनफैक्ट लुई 16 के जमाने से चल रही थी। तो होता यह है कि 1815 से लेके 1830 तक आपको फ्रांस के अंदर फिर से मोनार्की देखने को मिलेगी, राजाशाही देखने को मिलेगी। 1830 के जुलाई महीने के अंदर फ्रांस की पब्लिक ने फिर से रिवॉल्यूशन कर दिया, समझे कि नहीं समझे। तो इसी के कारण हम लोग इसको जुलाई रिवॉल्यूशन के रूप में पहचानते हैं। ये जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद भी फ्रांस के अंदर आग थमती नहीं है। 1830 के बाद फिर 1848 के अंदर फ्रांस में फरवरी महीने में रिवॉल्यूशन होगा, दैट इज नोन एज फरवरी रिवॉल्यूशन। एंड फाइनली इन द ईयर 1871 फ्रांस विल बिकम अ रिपब्लिक। उसके बाद आखिर में रिपब्लिक बनेगा, तो अब तक रिपब्लिक होते हुए चल रहा है। तो फ्रांस की क्रांति है, बहुत ही लंबा टाइम फ्रेम है। 1815 में आपकी एनसीईआरटी में 1815 तक ही लिखा गया है, इसके लिए मैं आपको उतना ही करा रहा हूं, उसके आगे नहीं जा रहा हूं। पर 1815 में जब नेपोलियन का हार हुआ, उसके बाद राजाशाही फिर से 1830 और 1848 तक रहेगी। अगेन 1871 में फिर से एक आखिर की क्रांति होगी, और आपका नेपोलियन 3 करके एक राजा था, नेपोलियन का भतीजा था ऐसा कहते हैं, ओरिजिनल नेपोलियन का, उसको पराजित किया जाता है इन द बैटल ऑफ सेडान, और फाइनली हमको देखने को मिलता है फ्रांस रिपब्लिक बनेगा। तो लंबी प्रोसेस है। जुलाई 1830 के रिवॉल्यूशन के बारे में आपके राम मोहन रॉय बहुत ही मोटिवेटेड थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि देखिए फ्रांस के अंदर क्रांति हो रही है, फिर से हो रही है, हमको भी कुछ करना चाहिए। तो राम मोहन रॉय जब इनफैक्ट इंडिया से जा रहे थे यूरोप, क्यों जा रहे थे, ही वाज सपोज्ड टू गो टू लंदन टू रिप्रेजेंट द केस ऑफ अकबर II। वही अकबर II जिन्होंने राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया था। इनका ओरिजिनल नाम राजा नहीं था, ठीक है, राम मोहन ही था। राजा तो इनफैक्ट अकबर II मुगल बादशाह इनको देता है। और राम मोहन रॉय फिर यहाँ जब केप टाउन में पहुंचे, तब उनको पता चला कि फ्रांस में एक और क्रांति हो गई है, और वो क्रांति के कारण ये जो समुद्र किनारा है, यहाँ पे काफी सारा बम्बिंग हो रहा है, वो बोट चल रही थी उस टाइम पे, लड़ाई बड़ाई चल रही थी उसके कारण, है ना। तो उसका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है, ये आपको एक टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ था, इसके लिए थोड़ा समझा रहा था। खैर आइनरी ये रही कि राम मोहन रॉय का मृत्यु हो गया इन द ईयर 1833। 1833 में इनका मृत्यु होता है। ब्रिस्टॉल नाम की जगह है, अगर आपको नॉलेज होगा, ब्रिस्टॉल इज अ प्लेस इन इंग्लैंड ओनली, और फिर वहां पे ही उनका देहांत हो जाता है। भारत के बहुत बड़े समाज सुधारक का मृत्यु हमको देखने को मिलेगा। खैर, तो ये थोड़ा बहुत टॉपिक था जिसके अंदर आपका फ्रांस की क्रांति के बारे में लिखा गया है। अब 2-3 क्वेश्चन आपको पूछा गया है।
एक दो क्वेश्चन को थोड़ा बहुत समझाता हूँ, डिस्कस करता हूँ, फिर कंक्लूड करेंगे, क्योंकि यूपीएससी के अंदर जो मेंस का टॉपिक है वो मेंस में तो आपको आंसर राइटिंग ही करना है। अब होपफुली अगर आप एनसीईआरटी से भी आंसर राइटिंग करोगे तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी कभी कभी वर्बेटिम क्वेश्चंस निकालता है। पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। हमने देखा कि कौन से सर्कमस्टेंसेस रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है। आपकी मोनार्की का एक कारण था, राइट्स का कारण था, आपकी रेनफॉल का एक इशू था, इकोनॉमिक क्राइसिस था, इन्फ्लेशन था, खाना नहीं मिल रहा था, ये सब कारण थे। विच ग्रुप्स ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवॉल्यूशन। मैंने आपको बताया था कि जो इलीट क्लास थे उनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ। विच ग्रुप्स वर फोर्स्ड टू रिलिंक्विश द पावर, मोनार्की और फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट वाले। विच सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ द रिवॉल्यूशन। थर्ड एस्टेट के बेचारे जो नीचे के लोअर मिडिल क्लास के लोग थे उनकी हालत खराब हो गई थी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि लोअर मिडिल क्लास हमेशा नीचे ही रहेगा। Describe the legacy of French Revolution for the peoples of the world during the 19th and the 20th century। अब आप देखिए लेगेसी क्या थी, उसी के ऊपर से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है मेंस का। क्या पूछा है 2019 में, एक्सप्लेन हाउ द मॉडर्न वर्ल्ड फाउंडेशंस वाज लेड बाय द अमेरिकन एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब देखिए अमेरिका की क्रांति के बारे में यहाँ पे लिखा नहीं गया है सिलेबस के अंदर, मतलब आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा गया है, पर अमेरिका के अंदर जब क्रांति होती है, व्हेन द अमेरिकन्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश, जब अमेरिकन्स ने ब्रिटिश के सामने रिवॉल्ट किया तो अमेरिकन्स ने भी पूरी दुनिया को यही समझाया कि कैसे एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी के रूप में हम लोग रिवॉल्ट कर सकते हैं और कैसे एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी के रूप में हम लोग क्रांति के द्वारा पूरी तरह से जो दुनिया है उसको एक अलग प्रकार की शासन पद्धति भी समझ पाएंगे, ठीक है। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको इसके अंदर से लिखा गया है ना। ड्रॉ द लिस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक राइट्स वी एंजॉय टुडे हुज ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मैंने आपको है ना फंडामेंटल राइट समझाया था, शायद हमारा 5वां लेक्चर था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, आप देखिएगा उसके अंदर पूरा समझाया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके बारे में, ठीक है। वुड यू एग्री ऑफ द व्यू दैट द यूनिवर्सल राइट्स वाज बीसेट विद कॉन्ट्रडिक्शंस? यस माय फ्रेंड। फ्रांस के लोगों ने राइट्स तो दिए पर उसके अंदर कितने कॉन्ट्रडिक्शंस थे। स्लेव्स को राइट नहीं थे, वुमेन को राइट नहीं थे, वोटिंग राइट की बात करेंगे तो एक्टिव और पैसिव वोटर्स हुआ करते थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे ना साहब। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन? मैंने आपको बताया था कि नेपोलियन के राइज के पीछे के कारण क्या है, व्हाट रीजंस आर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द राइज ऑफ नेपोलियंस, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करो कि ये जितने भी टॉपिक है इन सब टॉपिक्स के द्वारा मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे फ्रांस की क्रांति होती है और क्रांति के तहत हमको क्या देखने को मिला, किस किस प्रकार के चेंजेस होते हैं, उन सब के ऊपर हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है एक्टिविटीज के रूप में, राइट रिवॉल्यूशनरी फिगर्स इन दिस चैप्टर, बायोग्राफी ऑफ दिस पर्सन, है ना। जरूरी नहीं है पर ये क्वेश्चन के ऊपर कभी सोचिएगा, इसके ऊपर अलग से हो सके तो मैं प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन पेपर के ऊपर कुछ क्लासेस ले लूंगा। जब मेंस के आपके टॉपिक आएंगे तो आई बी डिस्कसिंग अबाउट कि उसको कैसे अप्रोच करना है, वो सपोज टू अप्रोच, एंड इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप उसको कैसे आंसर कर सकते हो, ठीक है ना, है ना। तो हमारा ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 विच इज बेस्ड ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो खत्म हुआ। हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे, याद रखेगा, तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द वेरियस टॉपिक्स ऑफ द सेकंड चैप्टर। हम लोग इसके सेकंड चैप्टर के अंदर चले जाएंगे और सेकंड चैप्टर में जब हम लोग जाएंगे तो विल बी डिस्कसिंग अबाउट सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं आपको रशिया की क्रांति के बारे में बताऊंगा जब नेक्स्ट क्लास के अंदर आऊंगा। उसके बाद नासिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, जो इसका थर्ड सेक्शन है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो करीबन हमने 7 या 8 क्लासेस हुए हैं आज का मिला के, अगर आप चलोगे तो काफी डिटेल के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन किया है। आई डोंट थिंक कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में अगर और भी क्वेश्चंस अगर आपको पूछे तो आप ये क्लास के द्वारा ही आंसर कर सकते हो। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव किया था, फाउंडेशन के साथ कराया है, मुझे पता है टाइम लगा है, पर टाइम इसके लिए ही मैं आपका ले रहा हूँ क्योंकि आप अच्छी तरह से समझो और हर एक टॉपिक को इवेंचुअली जस्टिफाई कर पाओ, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर आएंगे जब रशियन रिवॉल्यूशन के ऊपर चले जाएंगे। आज रात को 8 बजे अनअकैडमी के ऊपर मेरा स्पेशल क्लास है। माई स्पेशल क्लास टुडे एट 8 PM इज देयर।
मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप जुड़िए हमारे साथ। ये फ्री क्लास है, इट्स फ्री क्लास, ठीक है। लाइव क्लास रहता है अनअकैडमी पर, खाली लॉगिन करना है आपको, ठीक है, अपना ईमेल आईडी और उसके थ्रू, और फिर आप आराम से आ सकते हो, ठीक है। जुड़िए। मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, आई एम बी डूइंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो जैसे ही ये सेशन आपका खत्म होगा उसके बाद तुरंत ही स्पेशल क्लास के अंदर आ जाइएगा, ठीक है ना। 8 बजे के आसपास हम लोग शुरू करेंगे। 8 PM विल बी स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक एंड क्वेश्चन आंसर और डिस्कशन है। 1 घंटे का सेशन है, आप मोस्ट वेलकम है आप जुड़ने के लिए। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन PN लाइव ऑलवेज यूज करेगा, ये रेफरल कोड को आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसके सिवाय मैंने आपको बताया कि मेरा एंशिएंट हिस्ट्री का एक और कोर्स आ रहा है, वो कल से शुरू हो रहा है अनअकैडमी के ऊपर ही, 25 अगस्त से। ये 7 PM to 9 PM होता है, डेली 7 to 9 PM होता है। मैं आपको कहूँगा कि आप इसके अंदर भी हमारे साथ जुड़ सकते हो, कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कर सकते हो, और ये प्लेटफॉर्म के साथ मैं आपको NCERT कराता रहूँगा, आप उसकी चिंता मत करिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप स्टडिंग।